चलिए देखिए, आ जाते हैं साहब मुद्दे पे। आपका जो लास्ट क्लास चल रहा था, मुझे शायद याद है कि मैंने आपको CAG पढ़ाया था, कैग। एक बार आप लास्ट क्लास को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आपको बताया था कैग। अभी कोशिश ये रहेगा कि क्लास आपका लगातार कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम्स वगैरह है उसका डेट वगैरह आपकी लगातार नज़दीक आती जा रही है, और वैकेंसीज तो आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने लगातार चल ही रही है, और आगे भी आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप जुड़े रहिए। जल्दी से आपका ये है कि आपका जो GS का पोर्शन है उसको ख़त्म किया जाए। तो अभी जैसे आपका ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का 5-6 क्लास में, मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं वो 5-6 क्लास में पूरे हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपका इको स्टार्ट कर देंगे, तो आपका पॉलिटी हो जाए, इको हो जाए, ज्योग्राफी आपका चल ही रहा है। हाँ हाँ, आज उसको पूरा कराएंगे। AGI को आज खत्म कराएंगे, AGI और AGS को। हिस्ट्री कराएंगे एक बार, अभी एक बार थोड़ा सा ज्योग्राफी खत्म होने दो। अभी आपके पैरेलल में 2 चल रहे हैं, तो एक बार ये पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म हो जाए, तो उसके बाद जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत इको और हिस्ट्री दोनों पैरेलल में। देखो हिस्ट्री का क्या है, आपको रीमा जी आपको बताया जाए। हिस्ट्री अभी जो आपके करंट के एग्जाम्स हैं, जो आपके लेटेस्ट में चल रहे हैं, आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से उठाकर देखना। उनमें जो मेन ज़्यादा पार्ट बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। तो आपको मतलब अगर खुद से भी पढ़ना है, हम तो आपको पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप कोई बुक्स वगैरह लेकर बैठ रही हैं तो उसमें आप खुद से भी जो आपको मेन पढ़ना है उसमें आप पढ़िए 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे लेके 1947 तक, यानी आपका जो मॉडर्न है। एक से आपको जो मेन पढ़ना है वो आप पढ़ना है साहब मॉडर्न हिस्ट्री। बिल्कुल। जो बॉयज हैं वो पता नहीं कितना धन बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, वो अपना जुड़े पड़े हैं यूट्यूब से। उधर यूट्यूब लिंक पर एक भी गर्ल्स नहीं है और यहाँ पर पूरा गर्ल्स का दबदबा है। चलिए कोई नहीं। देखिए भाई, अरे भाई ने मार दिया। एक ही तो शेर हैं हमारे। राम राम भाई, राम राम भाई। देखो जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अतुल भाई गुड मॉर्निंग। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे इसको, और जो बच्चे अभी 15-20 बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी यहाँ पर मैंने देखा नहीं, कल मैं थोड़ा बिजी रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। उसके एडमिन हम भी हैं, और एक इसी में रीमा जी और 2-3 लोग हैं वो बने हुए हैं। तो मेरे भाई, मेरी सभी से प्रार्थना है, स्पेशली बॉयस मेरे भाइयों से, कि कोई ऐसी छोटी हरकत ना हो जाए कि कल को कोई शिकायत हो कि वो नंबर यहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ का वहाँ कर दिया। आजकल ये सोशल क्राइम के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। अगर किसी ने गड़बड़ की, भाई मैं उसको 100% बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी हो। अगर किसी भी गर्ल्स ने स्पेशली ये कहा, और अगर किसी बॉयस ने ये कहा कि हाँ वो गर्ल्स कर रही है, तो फिर तो यार इससे अच्छा ऑफर क्या होगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कैशबैक ऑफर या किसी भी तरह का कोई भी मामला गड़बड़ किया तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए उस ग्रुप में जुड़े हो, अगर आपको नहीं रहना है आप उसको पूरी तरह से हाइड कर देना, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर कोई भी गड़बड़ ना हो मेरे भाई। तो थोड़ा सा याद रखना, कोई ऐसी गड़बड़ ना हो।
तो पहली और आखिरी बार है, मैं उसमें कल लिखने वाला था लेकिन कल रात को मैं गाड़ी ड्राइव करके ला रहा था तो इतना टाइम नहीं मिल पाया मैं उस पर टाइप करूं। क्लियर? तो अब आप सब लोग बड़े हो गए हो, तो कोई भी ऐसा मैसेज ना आए कि उस ग्रुप से उसको लगा दिया, उस ग्रुप से इसको बता दिया। हाँ हाँ बिल्कुल आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। बस उसमें यही है कि कोई जो आपके आजकल भैया आदमी फ्री होता है तो उसके ग्रुप पर गया, उसमें कौन कौन सी फीमेल वर्ग हैं उनका नंबर डाला, और आजकल दोबारा से सिम बहुत ज़्यादा बटना शुरू हो गई हैं, एक नई सिम लेके कॉल और मैसेज करना शुरू कर दिया। वो सही सा नहीं लगता, थोड़ा गलत लगता है। क्लियर भाई? कोई ऐसा नहीं करेगा, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, जल्दी भविष्य में दरोगा बनेंगे और नौकरी चाकरी लेंगे। एक मैसेज ऊपर चला गया, वो टेट के लिए क्या बोला था, एक मिनट में देखता हूँ। सी टेट का वो मैसेज ज्यादा आ गए थे तो ऊपर चला गया, तो पढ़ नहीं पाया था, वो बात कर रहा था। सी टेट का आप एक बार प्रीवियस पेपर ले लीजिए जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चंस दे रखे हों। आप जो लेना रीमा जी, वो प्रीवियस पेपर ही लेना, प्रैक्टिस सेट मत लेना। तो उसको एक बार ले लो और एक बार मुझे भेज दो, उसके मैं तुरंत कराना शुरू कर दूंगा। क्लियर? चलिए ठीक है साहब, हो गई बातें, अब आ जाते हैं फटाफट। आपका जो लास्ट क्लास हुआ था, इन लास्ट क्लास में आपका कोई भी आपका डाउट बन रहा हो तो आप पूछ लेना, वरना आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ मैं पक्का टाइप कर दूंगा। वो मैं आपको बताया ना, मैं कल ही उसको, मैं जैसे उसको देखा तो कल जैसे उसका बना, मैं कल ही टाइप करता। मैं अभी जैसे यहाँ से क्लास लेके फ्री होऊंगा, क्योंकि रात को मैं यहाँ पर स्टूडियो में रात को 2 बजे पहुंच पाया था। उसका सुबह उठा, तुरंत नहा धो के इधर निकल आया था, तो फोन वोन चेक करने का थोड़ा टाइम मिला। जैसे ही मैं यहाँ क्लास लेने के बाद फ्री होऊंगा, मैं तुरंत जिनके मैसेज वगैरह पड़े हुए सबको रिप्लाई वगैरह पूरा करूंगा, उसमें यहाँ पर पूरा लिख दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई गड़बड़ करेगा उसको घर तक नहीं छोड़ा जाएगा, और जो सही कर रहा है उसको जहां तक होगा पूरी हेल्प किया जाएगा। देखो भाई, एक पोस्ट होती है एजीआई, मैंने आपको बताया था जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे आपका एजीआई होता है वैसे आपका क्या होता है, बिल्कुल विशाल भाई, बिल्कुल। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। भाई आपका जो एग्जाम है उसमें इन दोनों से कोई ना कोई एक सवाल पूछ लिया जाता है। जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, टेट का, सी टेट का, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम है, इससे थोड़ा सा घुमा फिरा कर कोई ना कोई एक सवाल पूछ लिया जाता है। आप एक बार अच्छे से समझ लेना, आपका ये भी तैयार हो जाएगा और आपका ये भी तैयार हो जाएगा। भाई बिल्कुल आप ये सोच लेना, बिल्कुल सेम है
जैसा आपका एजीआई, एजीआई भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एजीएस राज्य का महाधिवक्ता। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं एजीआई, एजीआई के पैरेलल में ही आपको कॉपी होगा, समझ में आएगा एजीएस। भैया एजीआई कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। एजीआई का जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति, वो कौन करता है? राष्ट्रपति। AGI appoint by president with advice of सेंट्रल काउंसिल ऑब्लिक PM। भाई पेपर में आता है AGI की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, यानी इसका जो अपॉइंटमेंट है कर तो प्रेसिडेंट साहब रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की इच्छा से नहीं कर रहे। इनको तो एक ऑर्डर दे दिया गया कि भैया लो आप इसको ये पद दिलवाओ, तो लेकिन ये किसके कहने पर? सेंट्रल काउंसिल, यानी PM के साथ साथ जो जुड़े हुए हैं। PM के साथ साथ किसके साथ जुड़े हुए हैं? PM से जुड़े हुए हैं। तो यानी PM डिसाइड करेगा कि ये व्यक्ति कौन बनेगा, AGI बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो किसकी एडवाइस पर साहब? PM की एडवाइस पर। भाई PM ने उसको बना दिया, प्रेसिडेंट ने उसको क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। यू आर अपॉइंटेड फॉर AGI। भाई आपके देश में अगर कोई एक सबसे बेहद, यानी किसी व्यक्ति ने भारत के लिए, देश के लिए कुछ बहुत बेहतर किया है, तो उसको एक ईमानदारी का रिवार्ड दिया जाए कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो देखो उसको एक पोस्ट मिलती है CAG। CAG आपके देश में सबसे ईमानदार और उत्कृष्ट पोस्ट है, यानी जिस व्यक्ति को कैग के चेयरमैन की पोस्ट पर बिठाया जा रहा है। CA सीधे आप समझ जाइए, इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ईमानदार छवि का रहा है और इसने देश के प्रति बहुत ईमानदार तरीके से अपना योगदान दिया है। और वो तो आपका रहा सोशल के क्षेत्र में। सेम ऐसे ही जो जुडिशियरी, यानी जिसके ऊपर जो आपका जुडिशियरी एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी जहां जहां पर किसी व्यक्ति ने सेवा दिया है और उसकी सेवा से कंट्री को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? यानी जुडिशियरी की सबसे ईमानदार पोस्ट है AGI और पब्लिकली जो ईमानदार पोस्ट है कैग। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जहां पर कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो। ये बहुत ही देश के लिए एक अपने आप में सर्वोच्च पोस्ट है, क्योंकि कैग का आपने पढ़ ही लिया, कैग ने गड़बड़ किया पूरा अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा, और AGI ने गड़बड़ कर दिया तो देश का पूरा जो कानून सिस्टम है सबका नाश हो जाएगा। तो इसलिए इन पदों पर उन व्यक्ति को बिठाया जाता है जो देश के लिए एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छी पॉजिटिव वर्क करे। तो समय हो गए, कैग तो आपका क्लियर है। इसका अपॉइंटमेंट होने का, इसको जो शपथ है, इसकी ओथ वो कौन कराता है? इसकी जो ओथ्स है वो कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है। शपथ से पहले एक पॉइंट ऑफ समझिए, भाई यहां पर एक बात समझना, यहां पर मैंने आपको क्या बताया? AGI अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑब्लिक PM। भैया इसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट बना किसको सकता है, बना किसको रहा है?
क्वालिफिकेशन पर्सन टू सुप्रीम कोर्ट, उस पर्सन को एजीआई बनाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता हो। भैया आप लाइन समझ रहे होगे साहब। इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। पीएम किसकी सलाह देगा? कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें किसका क्वालिफिकेशन हो। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ना हो, जस्टिस बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ये बात मैं आपके कैग में बता चुका हूं कि क्या क्वालिफिकेशंस होती है। भैया जिस व्यक्ति में ये क्वालिफिकेशन होगी, जिस व्यक्ति में ये क्वालिफिकेशन होगी, उस व्यक्ति को किसकी शपथ दिला दी जाएगी? कौन दिलाएगा? ओथ्स बाय प्रेसिडेंट। अपनी पोस्ट पर रहते हुए किसी भी टाइम ये क्या कर सकता है? रिजाइन दे सकता है। रिजाइन टू प्रेसिडेंट। अब इसमें आता है मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इसका टेन्योर, पदावधि। आपने कैग में पढ़ा था 6 ईयर या 65 ईयर। यहां पर क्या है मेरे भाई? नो फिक्स, कोई निर्धारित नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा तक। अब आप कहोगे भैया राष्ट्रपति तो किसी व्यक्ति को परमानेंट रख सकता है, लेकिन एक लाइन देखिए, किसकी एडवाइस पर अपॉइंट किया जा रहा था? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। अब आपने देखा है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, क्या ये परमानेंट है? आप कहोगे नहीं, ये तो 5 साल बाद क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो, जैसे ही आपका मंत्री परिषद चेंज होगा, काउंसिल चेंज हुआ, पीएम चेंज हुआ, तो पीएम जैसे ही चेंज होता है वो परमानेंट चेंज करता नहीं है, उसकी इच्छा है। अगर वो करना चाहे तो इसको क्या कर सकता है साहब? चेंज कर सकता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं भैया थोड़ा सा? गुड मॉर्निंग राठौर साहब, नमस्कार। काउंसिल के चेंज होने पर इसे क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। मैंने मेरे भाई बिल्कुल सौरभ भाई, बिल्कुल फिट। यहां पर मैंने आपसे कहा कि मंत्री परिषद के बदलने पर बदला नहीं जाएगा, बदला जा सकता है। क्लियर बात समझ गए होगे साहब? टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में आता है ऑप्शन, इनमें से ऐसा कौन सा केंद्र का पद है जिसकी पदावधि कोई निर्धारित नहीं है? भैया कौन सा पद है? एजीआई। इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक शब्द आता है, यानी जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देता रहेगा वो तुरंत भोग लगाकर खाता रहेगा। भैया जी वो कौन है आपके? एजीआई। क्लियर साहब, समझ रहे होगे साहब? मंत्री परिषद के बदलने पर इसे बदला जा सकता है। अब आप कहोगे भैया इस पोस्ट का ऐसा क्या रहा
कि जो इसका टेन्योर फिक्स नहीं किया। आपने ये तो एक रट्टा मारने वाली बात थी कि मैंने आपको बता दिया, आपने याद कर लिया कि टेन्योर इसका फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया गया। तो भैया एक लाइन में सिंपल बात समझिएगा, आपको पता है कि कोई भी आपका बिल एक्ट कब बनता है, जब उस पर किसके सिग्नेचर हो मेरे भैया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो। यानी आपके देश का कोई कानून तभी बनाया जाता है जब उस पर किसके सिग्नेचर हो, राष्ट्रपति के। और प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर एक्ट बनाने के लिए सिग्नेचर तभी करता है जब वो किससे एडवाइस ले लेता है, एजीआई से एडवाइस ले लेता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी बिल पर पूरी रिपोर्ट किसने बनाई साहब, एजीआई ने बनाई। जैसे ही उसके सिग्नेचर होने वाले थे प्रेसिडेंट के, उसके 2 दिन पहले एजीआई का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया। तो काम करने में थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। यानी पूरा डाटा वगैरह क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा एक्ट का कैसे सेटलमेंट करना है, उसमें कितना चेंज करना है, कितना उथल पुथल करना है, ये पूरी पावर किसके हाथ में होती है, एजीआई के हाथ में होती है। तो जब इसको जो पूरा टारगेट दिया जाता है कि इनको किस बिल पर क्या करना है, जैसे ही उनका वो टारगेट पूरा हो जाता है तब ही उनको क्या किया जा सकता है साहब, चेंज किया जा सकता है। यानी इनका एक फिक्स नहीं है। अब जो एक नया व्यक्ति इस पोस्ट पर बैठेगा वो पूरा करेगा, इतने दिन में 6 महीने हो जाएंगे, वो बिल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा साहब, खत्म हो जाएगा। तो बिल से एक्ट बनने में, बिल से एक्ट बनने में कोई डिस्टर्ब ना आए, इसलिए इस पोस्ट को बार बार क्या है साहब, बदला नहीं जाता है। बात समझ गए होगे साहब मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पदावत या समझ गए होगे साहब। सैलरी भाई इसमें किसके बराबर योग्यता रख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर। तो सैलरी इक्विवेलेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। जितना सैलरी आपके सुप्रीम कोर्ट को जज को मिलेगा उतना ही वेतन किसको मिलेगा भैया, इनको मिलेगा। रिमूवल प्रोसेस भाई, अपनी पोस्ट पर रहकर ये कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो इनको किस तरीके से हटाया जाता है। सैलरी किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समान। रिमूवल प्रोसेस यानी भैया अपनी पोस्ट पर रहकर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो कैसे हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। समझ गए होगे भैया मेरी बात को, सैलरी वैलरी पूरा क्लियर हो गया। भाई यहां पर इतना मैटर में कोई डाउट तो नहीं बनना किसी का। AGI appoint by president with advice of PM whose person qualification member to Supreme Court oath by president resign to president tenure no fix according to president।
सैलरी इक्विवेलेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिमूवल प्रोसेस अकॉर्डिंग सेम एज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। यहां तक क्लियर है भाई? सौरभ भाई बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। अब मेरे भाई थोड़ा सा यहां पर आपका दिमाग का थोड़ा सा एक टेस्ट है। जैसे मान लो आप यहां पढ़ रहे हो एजीएस। एजीएस ध्यान से सुनिएगा बात को, अपॉइंट बाई गवर्नर, राष्ट्रपति किसके बराबर है उधर? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद या सीएम की सलाह पर उस व्यक्ति को एजीएस बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह क्या आता है, हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता हो। भैया उसको शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। पदावधि उसकी भी कोई फिक्स नहीं है, किसकी इच्छा तक? राज्यपाल की इच्छा तक। लेकिन राज्य का मंत्रिपरिषद बदलने में उसे क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। वेतन हाई कोर्ट के जज के बराबर। पद से हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के समान। यानी जहां पर केंद्र है वहां पर आप स्टेट की पोस्ट से उसका क्या कर सकते हो साहब? कंपेयर कर सकते हो। एजीआई एजीएस को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। एजीआई कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। तो क्या एजीआई से आपका एजीआई से एजीएस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा मेरे भाई? क्या इसको अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत है क्या? समझ गए हो गया? अब देखो मेन आ जाते हैं। ध्यान से बात समझिएगा साहब। एजीआई के कार्य नंबर फर्स्ट, ओके, द वर्क ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। देश के पहले विधि अधिकारी के रूप में। भैया इसका मतलब क्या होता है? यानी पेपर में आपसे पूछा जाता है आपके देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो आप आंसर देंगे भैया एजीआई। भैया यहीं पर आपसे क्या कहा जाएगा? राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? आप आंसर दे देंगे साहब एजीएस। यानी देश का पहला विधि अधिकारी हो गया एजीआई और स्टेट का हो गया एजीएस। लेकिन आपसे पूछा जाए क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो,
राष्ट्रपति किसी बिल पर एक्ट बनाने के लिए ध्यान से बात समझिए साहब, प्रेसिडेंट किसी बिल यानी आपका कोई भी कमिटमेंट, आपका कोई भी एक देश के लिए बात, उस पर एक्ट कब बनाता है, तब ही अप्रूवल देता है। अप्रूव तभी करेगा जब वो किससे, जब वह उस बिल पर किससे एडवाइस ले लेगा, एजीआई से सलाह ले लेगा। यानी जब तक आपका एजीआई उस पर अपनी एडवाइस नहीं दे देगा, जब तक एजीआई एडवाइस नहीं दे देगा, तब तक आपके देश में कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। भाई जैसे ही एजीआई ने अप्रूव दिया वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। यानी वो पूरे भारत की हर एक पब्लिक के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो सबसे बड़ा लॉ का व्यक्ति हुआ, यानी जिसके कहने से देश के लिए कानून बन गया, कौन महाराज, एजीआई। इसलिए यानी ये जो जिस पर हां करा देगा वही तो पूरे इंडिया में लागू हो रहा है साहब। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, देश का पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। क्लियर हो रहा बात। इसके साथ साथ भाई इसमें कोई डाउट ना हो तो इसको हटा दूं मैं, चलो उसके इधर लिख देता हूं मैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल किसकी सलाह पर करता है, एजीआई की सलाह पर करता है। प्रेसिडेंट यूज हिज पावर टू ग्रांट पार्डन विद एडवाइस ऑफ एजीआई। भाई ध्यान से बात समझिए, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट की सारी सजा, सुप्रीम कोर्ट की सारी सजा और हाई कोर्ट की फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट की सारी सजा और हाई कोर्ट की फांसी की सजा में कौन चेंज कर सकता है, प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है। ये प्रेसिडेंट की कौन सी पावर होती है, क्षमादान की शक्ति होती है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा में, अगर सुप्रीम कोर्ट से मिली है या हाई कोर्ट की फांसी की सजा है, उसमें क्या कर सकता है साहब, चेंज कर सकता है। अब आप इस लाइन से खुद समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो इतने विद्वान नहीं हैं, यानी उनको लॉ के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वो इस तरीके का क्या कर सके साहब, चेंज कर सकें। तो इसमें वो एडवाइस किससे लेते हैं मेरे भैया, एजीआई से। किससे एडवाइस लेते हैं साहब, यानी आप समझ रहे हो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा बाइज्जत बरी हो रही है तो किसके कहने से हो रही है, एजीआई से हो रही है। इसलिए एजीआई को क्या माना जाता है साहब,
फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यानी आपसे पूछा जाए मेरे भैया एजीआई को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक तो ऐसा अगर आपसे कोई कहे कि भैया प्रूफ करो, तो आपके पास में दो कंडीशन है। एक तो आपका बिल से एक्ट कब बनेगा, जब उस पर कौन अप्रूव दे दे? एजीआई दे दे। और दूसरा कंडीशन कब है कि दूसरा कंडीशन जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपनी पावर टू ग्रांट पार्डन का यूज किसकी एडवाइस से करता है? एजीआई से करता है। एक बार मेरे भैया बताओ, क्या ये आपका पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाला क्लियर हो गया क्या? गुड गुड। देखिए, एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट। बिना कहे कर दिया। गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट सरकार के सरकारी वकील के रूप में। अब आप कहोगे भैया ये क्या मैटर रहा? सरकार आप समझ रहे हो साहब, जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है, यानी जो पीएम के साथ साथ जो और मिनिस्टर्स जुड़े हुए हैं, आपके मोदी जी के साथ में जो और मिनिस्टर्स जुड़े हुए हैं, उन सबको एक जगह बैठा दिया जाए तो क्या बनता है? सरकार। और सरकार का ये क्या है? सरकारी वकील है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से बात समझिएगा साहब। रेल मंत्री जी ने कहा कि अब हम भाई वकील साहब सो रहे हैं आज आराम से, क्योंकि मौसम हो रहा है बढ़िया, तो आराम से गाना सुन रहे, मौसम है आशिकाना। तो वकील साहब के ऊपर बाल्टी फेंक के मारो, और बाल्टी फेंक के मारने का मतलब पानी की बाल्टी मारो आराम से और उठाओ उनको। हाँ जी, रेल मिनिस्टर, जैसे मान लो आपके रेल मंत्री जी ने ये कहा कि अब हमारी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है कि रेल का कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने ये कमिट बोला, अगले दिन ही एक एक्सीडेंट हो गया और किसी व्यक्ति ने रेल मंत्री जी के ऊपर केस कर दिया। अब आप सोचो यार, ऐसे स्टेटमेंट तो रेल मंत्री जी कितने देते होंगे? ऐसे कितने देते होंगे? अब ये रेल मंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, कोई अपने लड़के या लड़की या पत्नी की ससुराल के लिए तो दिया नहीं था, ये तो किसके लिए दिया था? कंट्री के लिए। तो मेरी बात आप समझिएगा,
सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पोस्ट को लेके, पर्सनल नहीं, उनकी पोस्ट को लेके। अब ये नहीं कि साहब स्मृति ईरानी के घर में चोरी हो गई तो एजीआई साहब जाएंगे। स्मृति ईरानी मैडम के पोस्ट को लेकर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, मोदी जी की पोस्ट को लेकर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो उनके पक्ष में वकालत कौन करता है? एजीआई करता है। यानी वो व्यक्ति थोड़े बिजी होते हैं तो उनकी एब्सेंट में जो इनका एक लीगल एडवाइजर या लीगल पर्सन है वो कौन है? आपका एजीआई। समझ हो गए साहब? सरकार के मंत्रियों के लिए वकालत करता है। भैया समझ गए होगे? यानी जो गवर्नमेंट के पर्सन्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी पोस्ट को लेकर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उनकी पोस्ट को लेकर जो एक वकालत करता है वो कौन करता है साहब? एजीआई करता है। तो भैया मेरी बात को आप समझ गए होगे साहब? गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट का काम क्या हो गया भाई? आप इन दोनों को क्या एजीएस के लिए समझ सकते हो? जो एजीएस है उसके लिए समझ सकते हो। यानी आपका जो गवर्नर है वो स्टेट के लिए कोई एक्ट बनाएगा तो किससे पूछ के बनाएगा साहब? एजीएस से पूछकर बनाएगा। इसके साथ साथ आपने सुना था कि हाई कोर्ट की फांसी की सजा को छोड़कर और सारी सजाओं में बदलाव कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल साहब किससे पूछकर करेंगे? एजीएस से करेंगे। भाई स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई भी केस लग रहा है तो स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर जो केस लग रहा है उसके पक्ष में वकालत कौन करेगा साहब? एजीएस करेगा। भैया आप मेरी बात समझ गए साहब? इसका जो काम है दोनों आप समझ गए साहब? इनके कामों में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है भाई। बढ़िया। जो आपके मंत्री जी हैं वो केस लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। कौन जाएगा उनके एब्सेंट में? जैसे आपकी कोई कंपनी होती है, कंपनी का मान लीजिए कोई चेक बाउंस हो गया तो उस चेक बाउंस के लिए कोई उसका जो मालिक है वो नहीं जाता है। अपने पास वो क्या रखते हैं? एक लीगल पर्सन रखते हैं। वो उनके जाता है कि साहब अगर इस पर कोई भरपाई है, जुर्माना है, वो बिजी हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं आया हूँ। लेकिन जहाँ पर लग रहा है कि साहब उसकी अनुपस्थिति नहीं चल पा रही है तो उस कंडीशन में उनको जाना पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं कि कोई किसी ने छोटी सी का आपने अपील कर दी, किसी ने आरटीआई डाल दिया छोटी छोटी। अब मोदी जी देश को कहाँ चला पाएंगे? फिर तो आरटीआई के चक्कर में कभी दिल्ली कोर्ट में, कभी इलाहाबाद कोर्ट में, कभी जोधपुर कोर्ट में, कभी मद्रास कोर्ट में, इन्हीं में घूमते रहेंगे साहब। तो ऐसी कंडीशन में कौन जाता है उनके एब्सेंट में? एक लीगल पर्सन बन के एजीआई। और जहां पर लगता है कि उनकी नीड है तो कोर्ट फाइनली कह देता है कि आप यहाँ पर मत आइए, इस लास्ट तारीख में किसको आना पड़ेगा? उन्हीं को आना पड़ेगा और उन्हीं को जवाब तलब करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है जहां पर इनको आना होता है। ये एक तरह से मीडिएटर व्यक्ति होता है। समझे बात को साहब? यानी एक देश में सर्वोच्च पद माना जाता है
कि साहब आपके राष्ट्रपति जी किसकी सलाह से काम कर रहे हैं, साहब पीएम की सलाह से कर रहे हैं, और पीएम साहब कोर्ट के कटघरे में खड़े हो जाए तो उनके लिए कौन चला जाता है, एजीआई जाता है। अभी आपने देखा होगा जो कोयला आवंटन घोटाला था, कोयल, उसमें मनमोहन सिंह का पूरा नाम आ रहा था, तो उनके पक्ष में कौन गया साहब, एजीआई गया, लेकिन मनमोहन सिंह आपने देखा होगा वहां पर नहीं गए। तो कोई भी केस वगैरह चलता है तो उनकी एब्सेंट में कौन जाता है साहब, एजीआई जाता है। क्लियर मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। एजीआई के अधिकार, थैंक यू भाई। आप समझिए एक बात को, राइट ऑफ एजीआई, ये वाला जो यहां पर इसका राइट लिखा जा रहा है, पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, यानी जो लोअर हाउस और अपर हाउस की मीटिंग होती है, किसी भी मीटिंग में ये क्या कर सकता है साहब, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको राइट होता है, किसी भी सदन की मीटिंग में बैठकर बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अब आप कहोगे भैया इसको फिर वहां पर बिठाया क्यों जा रहा है, इसको वहां पर बिठाया क्यों जा रहा है? तो यहां पर थोड़ा सा आप अपने दिमाग की नसों को खोलकर बात समझिएगा साहब। प्रैक्टिकली रीजन ये होता है, आपने देखा है कोई बिल पहले कहां से पास होता है, लोअर हाउस से, फिर कहां से पास होता है, अपर हाउस से, लास्ट में कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास में। तो ये व्यक्ति लास्ट में डिसीजन देता है कि इस पर यस करना है या नो करना है। तो यस या नो का डिसीजन ये तभी तो ले पाएगा कि जब ये लोग, जो आपका लोअर हाउस है, वहां की मीटिंग में बैठकर चुपचाप सुन रहा है कि लोग अपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपना पूरा एक इसने रिपोर्ट तैयार कर ली, डाटा तैयार कर लिया, इसके बाद ये कहां पहुंच गया साहब, अपर हाउस में। वहां के लोगों का स्टेटमेंट पूरी तरह सुन रहा है कि वो यस कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, इसने वहां पर रिपोर्ट तैयार कर लिया। अब फाइनल कंक्लूजन निकालकर इसने प्रेसिडेंट को क्या दे दिया साहब, एडवाइस दे दिया। इसलिए इस व्यक्ति को दोनों हाउसों में बिठाना क्या होता है साहब, मस्ट होता है। ये तो जो आपकी संविधान सभा थी उसने सोचा था प्रैक्टिकली रीजन, लेकिन ओरिजिनल रीजन क्या होता है, देखो मेरे भाई,
भाई आपका कोई बिल है और वो कहां पर है, लोअर हाउस में, ध्यान से बात समझिएगा। पचास % यस कह रहे हैं, 50% नो कह रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में बिल ना तो आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ना पास हो रहा है। समझ रहे बात को साहब? यानी कोई बिल 50% लोकसभा के सदस्य कह रहे हैं पास करो, 50% कह रहे हैं कि पास मत करो। ऐसी कंडीशन में जो आपका एजीआई है वो आपका क्या देगा साहब, यहां पर निर्णायक फाइनल वोट देगा। अगर उसने वोट दे दिया इसको, अगर उसने अपना समर्थन किसको दे दिया, इसको, तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और भैया इन्होंने अपना इनको समर्थन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा साहब, नो हो जाएगा। समझ गए बात को साहब? इसलिए इसको दोनों सदनों में बिठाया जा सकता है कि कोई बिल ऐसा ना हो जिस पर आधे लोग तैयार हों और आधे लोग तैयार ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या देता है साहब, एक फाइनल वोट देता है। जी सौरभ जी, तो आप समझ गए होंगे साहब इसका प्रैक्टिकली रीजन और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। एक तो इसका ये वाला राइट है और इसका दूसरा राइट क्या है, भैया इसका सेकंड राइट क्या है, भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर किसी भी केस पर क्या कर सकता है, हियरिंग कर सकता है। इंडिया के, पूरे इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं, किसी भी कोर्ट में ये किसी भी समय क्या कर सकता है। भैया आप गौर से सुनिएगा, यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, हियरिंग, फैसला नहीं दे सकता है, सिर्फ ये क्या कर सकता है, हियरिंग कर सकता है। अब आप कहोगे भैया ऐसा करने से इसको क्या फायदा हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? भैया आप समझिए कि साहब किसी हाई कोर्ट में किसी केस पर लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चल रही है, तो उस व्यक्ति ने अपील डाल दिया कहाँ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि साहब हमारे केस को यहाँ पर ट्रांसफर करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले एजीआई एक बार वहां पर जा सकता है कि साहब ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है कि जो इस केस को वहां पर खत्म नहीं किया जा रहा है। तो इस केस को ये वहां पर पूरी तरह से ऑडिट करता है और उस कोर्ट का जो जज होता है उसको एक एडवाइस देता है कि भाई आप इस पर ये जजमेंट करेंगे, इस पर आप ये जजमेंट करेंगे तो आपको इसका ये फायदा मिल सकता है, आप इस पर ये जजमेंट करेंगे तो आपको ये फायदा मिल सकता है। और केस यहीं की यहीं क्या हो जाएगा साहब, क्लोज हो जाएगा, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसकी बात को जो आपका जज है वो माने या ना माने, इस बात के लिए वो बाध्य नहीं होता है, ये उसकी खुद की स्वेच्छा होती है कि उसको क्या देना है। लेकिन अकेला यही एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी न्यायालय में जाकर किसी भी केस पर क्या कर सकता है साहब, हियरिंग कर सकता है। बात समझ गए साहब, ये इसके राइट हैं देवा की अदालत।
वो वाला जो मैटर है, चड्डा अगर अदालत में बक बक करी तो वहीं मारूंगा, जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू मेरे हाथ में पिटता रहेगा। बिल्कुल भाई, आप समझ गए होगे साहब। इसमें आपका कोई भी डाउट बनना हो पूछो, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। कभी कभी देख लेता हूं भाई। अपने जीवन में पहली बार अगर पैसे से खरीदने मतलब हॉल में पहली बार अपने घर वालों से कह के आज साहब ठोक के कह रहे हैं साहब आज पैसे दे दो और पिक्चर देखने जाएंगे, वो देखी थी हिमेश रेशमिया की कर्ज। उसका तो जितनी पिक्चर देखी है सब फ्री में देखी है। चलिए महाराज, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो ये आपका समझ गए साहब, इसके राइट हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा हटा देते हैं तो आप समझ गए साहब। अब आप खुद सोचिए भैया कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति जी को एडवाइस दे रहा है, राष्ट्रपति साहब को एडवाइस दे रहा है, और जितने मंत्री संतरी हैं उनकी वकालत भी कर रहा है, दोनों सदनों में भी बैठ रहा है, इसके साथ साथ पूरे इंडिया के किसी कोर्ट में जा रहा है, तो भैया अब एक बात बताओ, क्या ये व्यक्ति इतना बड़ा रोबोट है कि बटन दबाओ तो राष्ट्रपति के पास, बटन दबाओ तो बंबई कोर्ट में, बटन दबाओ तो मोदी जी के पास में। अब अकेला व्यक्ति है, बुजुर्ग आदमी है साहब, कितना काम कर पाएगा साहब। आप कहोगे साहब पढ़ तो पूरा लिया, लेकिन ये वाला मैटर तो पूरा गड़बड़ हो गया कि एक व्यक्ति पर इतना भार बोझ डाल दिया कि साला दब के ही मर जाएगा वो। उसको हमने बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ा कि उसके काम क्या है, राइट क्या है, लेकिन क्या ये इनको काम और राइट को बर्दाश्त कर पाएगा साहब? तो आप कहोगे हाँ नहीं नहीं साहब ये तो मामला गड़बड़ है। तो भैया आप बात समझिए, हाँ साहब गर्ल्स को कोई टेंशन नहीं है, बाद बाकी जितने बॉयज हैं, कितने हैं, 15 लोग जुड़े हुए हैं उधर। लड़कियां तो शुरू से अच्छी होती हैं, बताओ लड़कों को कहाँ यूट्यूब चक्कर में पड़े रहते हैं। अब भाई लड़कों को सबको देखना पड़ता है, यहाँ बात करनी वहाँ बात, लड़कियां बेचारी अपनी सीधी सादी होती है, उन्हें किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
एजीआई अपने कार्यभार को कम करने के लिए एजीआई अपने कार्यभार को कम करने के लिए, अपने साथ और अपने कार्य को अच्छा करने के लिए लाइन पर गौर करिएगा भैया। एजीआई पर वर्कलोड अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, अपने साथ और अपने काम को अच्छा करने के लिए किसका अपॉइंटमेंट करता है? सॉलिसिटर जनरल। यानी एजीआई को जो हेल्प करता है वो कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल करता है। यानी एक इसका जो हेल्पिंग पावर है, इसका जो हेल्पिंग एडवाइजर है वो कौन है साहब? सॉलिसिटर जनरल। तो एजीआई अपने साथ मैक्सिमम कितनों को कर सकता है? 20 को कर सकता है। ये वाली जो संख्या है वो लगातार क्या होती रहती है साहब? चेंज होती रहती है। और करंट में कितने हैं इनके साथ में? 8। तो आप समझ गए होंगे साहब, ये जो 8 हैं ये अपना घूमते फिरते रहते होंगे। कोई भैया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, कोई जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, कोई कहीं पर जा रहा है, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए बैठे हुए ही हैं। तो भैया आप समझ गए होंगे साहब कि जो एजीआई है उसके साथ में काम करने के लिए और क्या होता है साहब? सॉलिसिटर जनरल होता है। करंट में एजीआई कौन है भैया? के वेणुगोपाल। इनको एजीआई अपॉइंट नहीं करेगा। ये भी व्यक्ति किसके बराबर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन वाले होती है। एजीआई एडवाइस करता है प्रेसिडेंट से कि साहब वर्कलोड अधिक हो रहा है तो मेरे साथ में किसी को भेजिए। तो भैया जो प्रोसेस एजीआई की होती है सेम प्रोसेस सॉलिसिटर की होती है। प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किसके कहने पर? यशस्वी जी, एजीआई के कहने पर कि साहब वर्कलोड अधिक हो रहा है। करंट में जो एजीआई है के वेणुगोपाल हैं और फर्स्ट सबसे पहले कौन थे? एमसी शीतलवाड़ सबसे फर्स्ट थे। एमसी शीतलवाड़। तो भैया आप समझ गए होंगे
ये कब से बने हैं? 1 जुलाई 2017 से। इन्होंने किसका स्थान लिया था? मुकुल रोहतगी। इतना आपका कंप्लीट है, बहुत आपने पढ़ लिया, समझ गए होगे साहब। इतना देखिए करंट में कौन है साहब? के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल ने किसका स्थान लिया था? मुकुल रोहतगी का। कब लिया था? 1 जुलाई 2017 को। सबसे फर्स्ट कौन थे साहब? एमसी सीतलवाड़। क्लियर? आपने यहां पर ये एजीआई पढ़ लिया, इसी का पूरा कंपेयर करके मार देना किसको साहब? एजीएस को। एक और फटाफट भैया सब लोग बताओ, क्या ये आपका एजीआई कंप्लीट है? एजीआई और एजीएस समझ में आ गया? जितने चाहो उतने प्रश्न लगा लेना। आपका मन है भाई इस टॉपिक से उठाकर आप पीसीएस लेवल तक का कोई भी आप लगा लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपका लिखा है मुकुल रोहतगी। अभी सबका पूरा क्लियर है? क्लियर?